दिया पहले, इसने दिया था। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर एक साथ है ना, इसको कहते हैं एन्सेम्बल। तो क्या होता है इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एन्सेम्बल क्या है? लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल कॉपी ऑफ द सिस्टम कंसीडर्ड ऑल एट ए वंस। मतलब अगर टाइम देखो, एक सेकंड में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ, ऐसे 50 सेकंड में 50 माइक्रोस्टेट बदल गया है। सबका अगर हम लोग एक एक वर्चुअल कॉपी रखे और एक साथ ये 50 वर्चुअल कॉपी प्लेस करते हैं, तो टोटल सिस्टम के बारे में एक जानकारी मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन्सेम्बल। समझ में आया? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो कह सकते हो कि क्या है। रिस्पॉन्स? किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर, नो। एन्सेम्बल पढ़े थे सर, पहले भी आपने इंट्रोड्यूस किया था सर। तो एन्सेम्बल, ये फिगर क्यों एन्सेम्बल हुआ ये पता हुआ ना, कि क्यों जरूरी हुआ एन्सेम्बल। टोटल सिस्टम टाइम के साथ जो इवॉल्व हो रहा है ना, इसका पिक्चर चाहिए। एक सिस्टम दो चीज के साथ इवॉल्व हो सकता है, एक टाइम के साथ, एक स्पेस के साथ। स्पेस अगर टाइम के साथ भी वो बदल रहा है या स्पेस के साथ भी वो बदल रहा है, तो सारे चेंजेस एक ही टाइम पे फ्रेम करना, इसको कहते हैं एन्सेम्बल। अभी एक माइक्रोस्टेट का मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट हम लोग डाल देते हैं, एक पॉइंट इन अ फेज स्पेस। फेज स्पेस मतलब क्या है? फेज स्पेस मतलब ये है कि उसका दो कोऑर्डिनेट है। एक कोऑर्डिनेट है मोमेंटम कोऑर्डिनेट, और एक कोऑर्डिनेट है स्पेस कोऑर्डिनेट। स्पेस कोऑर्डिनेट को हम लोग q से डिनोट करते हैं और मोमेंटम को हम लोग p से। किसी भी फेज पॉइंट में अगर एक पॉइंट रह जाता है तो दैट इज अ माइक्रोस्टेट। फिर नेक्स्ट टाइम में ऐसे जो माइक्रोस्टेट होता है, टाइम के साथ पॉइंट बदल जाता है, मतलब माइक्रोस्टेट बदल जाता है। उस पॉइंट को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो आ जाता है एक फेज ट्रैजेक्टरी। फेज ट्रैजेक्टरी मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम में कैसे कैसे माइक्रोस्टेट बदल रहा है। तो फेज ट्रैजेक्टरी, अगर फेज ट्रैजेक्टरी को हम लोग एक पूरा फोटोग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, दैट इज एन्सेम्बल। एग्जाम के लिए देखो, रिवीजन हम कर रहे हैं तो मेन पॉइंट भी हम बता के जाएंगे, है सबको नोट कर देना है। क्वेश्चन में एक चीज आता है लायोविलिस थ्योरम। लायोविलिस थ्योरम नोट डाउन कर लो। लायोविलिस थ्योरम इक्वेशन लिखना है, और क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ मूविंग फेज पॉइंट इज नोन एज दिस इक्वेशन। क्या होता है? एक्चुअल लाइवलीज इक्वेशन को अगर तुम लोग राइट डाउन करोगे तो आ जाता है एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन, डेल रो डेल टी प्लस पॉइसन ब्रैकेट्स ऑफ रो कॉमा एच। स्क्रीन पर सिंबल दिख रहा है सर। देखो, लाइवलिस थ्योरम में क्या आता था? ये इक्वेशन जो है नहीं, लाइवलिस थ्योरम इसके साथ डेल रो डेल टी प्लस पॉइसन ब्रैकेट्स ऑफ रो कॉमा एच इक्वल्स टू 0। अगर एन्सेम्बल में हम आएंगे तो जो पॉइसन ब्रैकेट्स ऑफ रो कॉमा 0 वो भी 0 हो जाता है, तो डेल रो डेल टी इक्वल्स टू 0, मतलब रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब एन्सेम्बल क्या होता है? टाइम, हर टाइम में जो अलग अलग माइक्रोस्टेट हो रहा था उसका टाइम चेंज को हम फिक्स कर दिए, और एक ही टाइम में पूरा पिक्चर जो आ रहा है दैट इज एन्सेम्बल।
तो एनसेम्बल टाइम के साथ नहीं चेंज होगा, एनसेम्बल का जो एवरेज है टाइम के साथ नहीं चेंज। तो ये नोट्स हम जो दिखा रहे स्क्रीन में ये तो देखना है, साथ में तुम लोग एक नोट डाउन भी करो, मतलब एक कॉपी रखो, उसमें राइट डाउन कर लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है लाइबेलिस थ्योरम, ठीक है, इसको राइट डाउन करने के लिए बोला जाता है। तो लाइबेलिस थ्योरम को सिर्फ लिखना है और इक्वेशन लिखना है, 2 नंबर आता है। क्लियर? यस सर बोलिए। उसके बाद तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है लाइबेलिस थ्योरम। उसके बाद क्या होता है कि एनसेम्बल कितना होता है, एनसेम्बल है तो अगर एनसेम्बल मिल जाएगा और अगर इसका हम एवरेज कर लेंगे तो एवरेज वैल्यू जो आता है एक्चुअली दैट इज द माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट बदल रहा है डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट स्पेस में, उसका एवरेज हम लोग ले लेंगे तो वो आ जाएगा एक माइक्रोस्टेट का सारे पैरामीटर उसमें रहेंगे। तो अभी देखो उसके बाद और 2 चीजें, एनसेम्बल से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली एनसेम्बल क्या काम में आएगा। एनसेम्बल से हम 2 चीज निकाल सकते हैं, एक है पार्टीशन फंक्शन और दूसरा है एंट्रोपी। पार्टीशन फंक्शन एक ऐसा चीज है जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को लिंक करता है। एक्चुअली पार्टीशन फंक्शन लिंक्ड मैक्रोस्टेट टू माइक्रोस्टेट। एक माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एक सेम एनसेम्बल में माइक्रोस्टेट टाइम के टाइम बदल सकता है पर मैक्रोस्टेट नहीं बदलेगा, मतलब माइक्रोस्टेट कहीं ना कहीं मैक्रोस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। वो लिंक क्या है, वो लिंक ही है ये पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन एक्चुअली समेशन ऑफ u बार माइनस u बाई kt, u के जगह h भी लिखा जाता है, मतलब हैमिल्टोनियन। तो पार्टीशन फंक्शन किसी को अगर पता चल जाता है वो हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम उसको पता चल जाएगा। और एनर्जी ऑफ द सिस्टम में 2 चीज रहता है, एक मोमेंटम भी रहता है कि टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू मोमेंटम, क्योंकि मूव कर रहा है तो मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी रिलेट होता है। हर जगह हैमिल्टोनियन जब लिखा जाता है तो A = p²/2m, मतलब ये जो p²/2m दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ k x², x मतलब फेज कोऑर्डिनेट। फेज पॉइंट में हम लोग क्या बता रहे थे, फेज पॉइंट में तो 2 ही एक्सिस है, एक है मोमेंटम स्पेस और एक है कोऑर्डिनेट स्पेस, और सबको मिला के होता है फेज स्पेस। तो अगर हम हैमिल्टोनियन के बारे में जान जाएंगे तो P और Q निकल सकते, और ऑपोजिटली हम लोग ये भी कह सकते कि किसी पॉइंट का अगर मोमेंटम और स्पेस कोऑर्डिनेट हमको पता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट हो सकता है हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन का इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो पार्टीशन फंक्शन जेड हम लोग निकाल लेंगे, और दैट विल गिव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक स्टेट। ठीक है, जेड निकल जाएगा तो जेड से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा तो एंट्रोपी निकल जाएंगे, एंट्रोपी हो जाएगा तो टोटल एनर्जी, प्रेशर सब कुछ निकल जाएगा। तो एक किसी भी सिस्टम के लिए उसका पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेशन करना बहुत एसेंशियल है। तो बीस ने एनसेम्बल के बारे में ये कंसेप्ट दे दिया। देखो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा था, फर्स्ट फ्रेम, सेकेंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम, फिफ्थ फ्रेम, जैसे ऐसे हम प्लॉट कर लिए तो इसका मेंटल कॉपी जैसा ये भी होता है। हम लोग का ब्रेन भी ऐसा करता है, अगर 2
वाला ग्रीन था, सेकंड वाला रेड था, थर्ड वाला येलो था। तो ये वाला काम ही है इसमें। और जैसे गिब्स ने इसको डाला, उसके बाद देखा गया कि आइडियली तो एनसेम्बल ठीक है, पर एनसेम्बल आया है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या होगा, एक्चुअली जो एनसेम्बल है, इस एनसेम्बल का रिक्वायरमेंट कहां पे है? एनसेम्बल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, और उससे सारे चीज जैसे एनर्जी, एवरेज प्रॉपर्टी, स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में रीच कर रहा है कोई सिस्टम या नहीं, कैलकुलेट करना। तो एंट्रोपी का यूजेस कहां कहां है? थर्मोडायनामिक्स मेजरमेंट। थर्मोडायनामिक्स मेजरमेंट में क्या क्या होता है? टाइम के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है, तो बाकी सिस्टम का पैरामीटर भी चेंज हो जाएगा। तो टोटली फाइनल में क्या होगा? बहुत सारे चीज होता है जो इनिशियल और फाइनल में डिपेंड करता है, जैसे एंट्रोपी। एंट्रोपी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बीच में जो चेंजेस हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर हम लोग एक एनसेम्बल प्रॉपर्टी को वहां डेवलप कर लेते हैं, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे अगर स्टेट है, उस स्टेट को थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में कैसे जा रहा है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं थ्रू एनसेम्बल। तो एनसेम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है? एनसेम्बल जितना भी फ्रीक्वेंटली मेजरमेंट होता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को, उसको मोर एंड मोर करेक्ट तरीके से कैलकुलेट करने के लिए एनसेम्बल जरूरी होता है। और बहुत सारे स्टेट अगर रहता है तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जो उस सिस्टम के लिए सेंसिटिव है कि नहीं, कैसे वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जा रहा है, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी पहले ही हम बताए कि एनसेम्बल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि माइक्रोस्टेट चेंज हो सकता है पर मैक्रोस्टेट चेंज नहीं होगा। एक एनसेम्बल के लिए मैक्रोस्टेट सेम ही रहेगा। तो इस मैक्रोस्टेट में बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है। मैक्रोस्टेट पे एक प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, एनर्जी, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है। इस प्रॉपर्टी में कौन कौन प्रॉपर्टी सेम रहेगा एक सिस्टम का? माइक्रोस्टेट बदल जाएगा पर मैक्रोस्टेट का वो प्रॉपर्टी सेम रहेगा। ये जानने के लिए एनसेम्बल को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, जहां एन, ई और ई, एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी सेम रहेगा। मतलब सिस्टम बदल जाए, एनसेम्बल का हर एंटिटी, एक एनसेम्बल में बहुत सारे एंटिटी होता है, एक एक एंटिटी एक एक माइक्रोस्टेट है, तो उस माइक्रोस्टेट में डिफरेंट पैरामीटर बदल सकता है पर एन, ई ये सेम रहेगा। फिर आया कैनोनिकल एनसेम्बल, जहां एन, ई रहेगा। देखो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल आइडियल है, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होता है। कैनोनिकल हो जाएगा थोड़ा एप्लीकेशन, और एक हो जाएगा दूसरा जो है वो है ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, जहां पे म्यू पीटी, म्यू मतलब केमिकल पोटेंशियल, पी वॉल्यूम और पी टेम्परेचर, ये सब सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे पिक्चर पहले भी हम दिए थे कि कैसे ये एनसेम्बल सेम रहता है एक्सेट्रा। तो पहले हम लोग आ जाता है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। तो क्या होता है एक्चुअल माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में? क्या होता है माइक्रो कैनोनिकल आइडियल एनसेम्बल है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि कौन सा एनसेम्बल आइडियल है तो वो है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। और फेज स्पेस में अगर एक पॉइंट है तो वो माइक्रोस्टेट है, ये पहले ही हम लोग पता कर लिए। तो अगर एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल मतलब वो बहुत सारे अलग
आइसोलेटेड है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे उसको वो रीच करेगा? आइसोलेटेड है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए जितना टेस्ट है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कैसे थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम करते हैं, जैसे हीट एक सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम को हीट दे रहा है, जब तक दोनों का हीट सेम हो जाएगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। पर अगर दूसरा सिस्टम नहीं है तो कैसे तुम जानोगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा? तो उसके लिए उसका माइक्रोस्टेट का प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। तो देखो ये वाला चीज है, इस पिक्चर को थोड़ा आराम से देखो। पहले ही हम बताए थे लाइफेलिस थ्योरम से रो कांस्टेंट है, क्योंकि डेल डी रो डी टी जीरो आया था। ये वाला स्लाइड याद कर लो, क्या था? डेल रो डेल टी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब रो है कांस्टेंट। तो रो कहां पे कांस्टेंट होगा? रो कांस्टेंट है जब एनर्जी एक लिमिट में है। क्यों एनर्जी एक लिमिट का एनर्जी में रो कांस्टेंट है? फिर चले जाओ माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल का, जो पहले ही हम बताए थे कि माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल क्या है, जहां एन भी ई ये तीनों प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। एन भी ई ये तीनों प्रॉपर्टी जहां पे कांस्टेंट है उसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज ये। देखो एन भी ई ये तीनों अगर कांस्टेंट है, मतलब ई कांस्टेंट है तो ई कांस्टेंट, देखो आइडियल में ई कांस्टेंट है पर नेचुरली क्या होता है, ई थोड़ा इधर उधर होता है, इसलिए ई माइनस डेल्टा बाई टू ई प्लस डेल्टा बाई कहा गया है। एक सिंपल एग्जांपल पिछले दिन हम तुम लोगों को दिए थे ये एग्जांपल कि अगर किसी को एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम बोलेंगे और उसके ऊपर और लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो वो लाइन क्या रहेगा? कोइंसाइड करेगा सर, तो कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड के बाद उसका विड्थ एक ही लाइन जैसा होगा कि थोड़ा मोटा हो जाएगा? क्या सर और मोटा हो जाएगा सर? मोटा हो जाएगा। तो मतलब देखो अगर एक लाइन का विड्थ है हम पकड़ रहे हैं 1 मिलीमीटर, तो जैसे ही हम उसके ऊपर 100 लाइन डालेंगे तो वो 1 मिलीमीटर का ही लाइन डाल रहा है पर 1 मिलीमीटर नहीं होगा, और एक ही स्पेस में डाल रहा है पर थोड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है। फ्लक्चुएशन होगा ही, क्योंकि फ्लक्चुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। ऐसे ही देखो एनर्जी हम पता कर रहे हैं कि एनर्जी कांस्टेंट रहना है माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में, पर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। इसको हम लोग एक्चुअली कांस्टेंट ही पकड़ रहे हैं, बहुत छोटा सा चीज। और इसके बाहर वाले में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बताए सारे जो यहाँ देखो ये जो ग्रीन सर्कल देख रहे हो ना, ग्रीन सर्कल, एक्चुअली ये ग्रीन सर्कल के ऊपर जितना भी पॉइंट है सबका एनर्जी है H कांस्टेंट, और सब लोग है H, उसका N भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। तो ये ग्रीन पॉइंट के ऊपर जितना भी चीज है सब है एंसेंबल, एक ही सेम माइक्रोस्टेट, इसका मैक्रोस्टेट NVE कांस्टेंट, मतलब ग्रीन के ऊपर ये एंसेंबल है। और ये ट्रेजेक्टरी क्या हो गया, सर्कल जैसा ट्रेजेक्टरी हो गया ना। तो देखो एक एंसेंबल को अगर तुम पिक्चर में देखोगे तो दिस इज एंसेंबल, एक ग्रीन जो सर्कल है ना ये एंसेंबल का पिक्चर है। इसके ऊपर डिफरेंट जितना पॉइंट है सब एक एक माइक्रोस्टेट है, और इसको एक साथ तुम देख रहे हो। एक्चुअली इसको एक साथ तो नहीं देखना है, एक पॉइंट अगर है दूसरा डिफरेंट टाइम में, तो इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं एक ही टाइम में, तो ऐसा एक पिक्चर आ गया। और इस ग्रीन के ऊपर जितना पॉइंट है सबका NVE सेम है, मतलब मैक्रोस्टेट वाला प्रॉपर्टी NVE का सेम है, माइक्रोस्टेट प्रॉपर्टीज का क्लियर? कैनोनिकल एंसेंबल में भी ऐसा होता है। कैनोनिकल एंसेंबल में क्या बताए थे, NVT, देखो टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है, जैसे एक सिस्टम है टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें S जो टोटल मतलब जो एंट्रोपी है उसका चेंजेस आ रहा है। उसको हम लोग अभी हम डिटेल्स में यहाँ से ओवरलुक, तो
कांस्टेंट है प्रोबेबिलिटी और S इक्वल्स टू K ln ओमेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी तुमको पता है तो तुमको एंट्रोपी भी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट केस में हम जाएंगे कैनोनिकल में। कैनोनिकल सिस्टम वेयर TGN आर कांस्टेंट, दैट मींस डज नॉट चेंज बट यू एक्टिवेट्स। यहाँ प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद वहां से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रैंड कैनोनिकल में T भी म्यू, उससे भी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जेड पार्टीशन फंक्शन, और पार्टीशन फंक्शन से हम लोग वाला एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअल ऑल दीस आर, यहाँ क्या था एंट्रोपी, एंट्रोपी T के साथ है तो हीट एनर्जी, तो ये भी हीट एनर्जी, दैट मींस किसी भी सिस्टम का एनर्जी एंट्रोपी सब कुछ यहाँ से निकल जाएगा अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी और जेड पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू है। तो दिस इज अभी माइक्रो, ये नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। देखो माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल एंसेंबल में डिफरेंस क्या है, इतना डिटेल्स हम नहीं जा रहे हैं, अगर डिटेल्स में जाएंगे तो रिविजन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ फिर देखो यहाँ ऑफ कर रहे हैं हम, इसके बाद हम लोग जाएंगे देखो इसमें हम लोग जाएंगे दूसरे एक प्रॉपर्टी में जो है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का डिटेल्स थोड़ा हम बता देते हैं तुम लोग, ये नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे और नेक्स्ट डे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट डे में क्या होगा। देखो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या है तुमको पता है, तो क्या होगा एंसेंबल लेके क्या काम है, एंसेंबल लेके कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ये थे ना, तो देखो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आता है, हर जगह देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर डाल देता है, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल ऐसा है बहुत ही सिंपल सिस्टम है और इसको ब्रॉड स्केल में अप्लाई किया जाएगा तो बड़े चीज के साथ भी रिलेट हो जाता है। सो इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बोथ इन क्लासिकल फिजिक्स एंड इन क्वांटम मैकेनिक्स harmonic oscillator plays an important role because it solves many problems like Planck's radiation law, theory of specific heat, etc. तो यह हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या है, देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो है एक एनर्जी दिया गया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक एनर्जी, और उस एनर्जी क्या था, ये नीचे वाला पोर्शन, एनर्जी में क्या था, ये नीचे वाला पोर्शन में क्या है, एक H है, H मतलब हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी। अभी टोटल एनर्जी किसी के पास है तो वो H से क्या कैलकुलेट कर सकता है, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो यही क्या कर रहा है, इसका मोमेंटम घर में देखना है, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है r1 स्क्वायर, मतलब एक r1 स्क्वायर एक रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर मतलब एक एरिया कहाँ स्पेस में। फिर q से भी हम लोग एक रेडियस, मतलब जो फिगर हम दिखाए ना अभी एक फिगर दिखाए थे ना ग्रीन कलर का, उसमें दो रेडियस था, तो एक रेडियस यहाँ और एक रेडियस यहाँ से आ रहा था, तो उसके बीच वाला पोर्शन जो हो जाएगा दैट इज उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। उसका वॉल्यूम अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुमको आ जाएगा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तो एंट्रोपी S निकल जाएगा। ये डिटेल कैलकुलेशन घर में देख लेना है, ये एंट्रोपी कैलकुलेट हो गया। एंट्रोपी से अगर फॉर्मूला में डालेंगे तो प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे 0 आ रहा है इसके लिए प्रेशर, और प्रेशर से इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक सिस्टम था जो हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिर्फ उसका अगर हम जान जाते हैं कि उसका हैमिल्टोनियन मतलब टोटल एनर्जी क्या है, तो उसका पार्टीशन फंक्शन निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेस निकल जाएगा, उसमें से हम लोग एंट्रोपी निकल सकते हैं, एनर्जी निकल सकते हैं, प्रेशर निकल जाएगा, तो सारे चीज कैलकुलेट। दूसरा प्रॉब्लम देखो, एक पैरामैग्नेट क्या होता है,
डायमैग्नेट एक ऐसा चीज है जो जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो उसका ऑपोजिट लेवल में काम करता है, और पैरामैग्नेट है जिस साइड में हम डाले हैं मैग्नेटिक फील्ड उस साइड में मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो जाता है, छोटा मैग्नेटिक मॉलिक्यूल ओरिएंट हो जाता है, और अच्छे ओरिएंट मतलब उसका एंट्रोपी जीरो। तो किसी भी जगह में अगर हम लोग डालेंगे, ये पैरामैग्नेट क्या होता है, बाहर से जब तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोगे तब ये लोग ओरिएंट होगा, जैसे ही हटा लोगे तो अपने से फिर टिकट जाएगा, रैंडम हो जाएगा और मैग्नेटाइजेशन जीरो। मतलब पैरामैग्नेट वही सब्सटेंस है, जब बाहर से फील्ड दोगे तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, बाहर का फील्ड हटा लोगे तो मैग्नेट नहीं रहेगा। तो इस पैरामैग्नेट को हम लोग 2 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किए और पकड़ लिए कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है म्यू बी एनर्जी लेवल में, क्लास म्यू बी एनर्जी लेवल में, तो n-n मतलब दूसरा वाला है माइनस म्यू बी बी में, तो इसको प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करने के बाद क्या होगा, इसका एनर्जी आ गया, और एनर्जी को अगर हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी, सारे चीज फिर हम लोग निकाल लिए। तो यही बोलना था कि माइक्रो कैनोनिकल जो एंसेंबल है इसको अप्लाई करके हम लोग लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर या पैरामैग्नेट ये सब का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर भी हम बताएंगे कि आइडियल है बहुत ज्यादा, इसका एप्लीकेशन थोड़ा कम है। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे रिविजन के मोड में ही क्या होगा, नेक्स्ट दिन दोनों चीज को हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा कैनोनिकल और एक होगा ग्रैंड कैनोनिकल। ये दोनों बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा। इसमें देखो अभी इस नोट्स में और एक चीज डाला हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा। किसी को ये कंसेप्ट है नेगेटिव टेम्परेचर के बारे में? किसी के पास कॉन्सेप्ट? बताओ, कोई एक बताओ। मुझे नहीं पता सर। तो ये वाला है नेगेटिव, इसलिए रिवीजन जरूरी है कि अभी हम कहीं देखे, कहीं 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया है कि नेगेटिव टेम्परेचर। नेगेटिव टेम्परेचर एक बहुत मजेदार चीज है। नेगेटिव टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर तो नेगेटिव के बारे में हम लोग सोचे ही नहीं है ना, हम लोग सीधा जानते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे थोड़ा आगे हम जाते हैं, यहाँ एक इक्वेशन हम लोग डिसाइड किए ना, देखो ये लास्ट वाला पेज तुम लोग देख रहे हो, इक्वेशन 109 दिखाई दे रहा है? यस सर दिखाई दे रहा है सर। तो इसमें देखो k/2 म्यू बी ln n माई कैपिटल N माइनस n। देखो कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मान लो कैपिटल N है 50, तो अगर 20 पार्टिकल एक स्टेट में जाएगा तो 30 पार्टिकल दूसरा स्टेट में जाएगा, तो उसको लिया है। स्मॉल n मतलब एक स्टेट में जा रहा है और कैपिटल N माइनस स्मॉल n पार्टिकल दूसरे स्टेट में जाएगा। तो ये है स्मॉल n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक स्टेट में और कैपिटल N माइनस स्मॉल n है दूसरे स्टेट। तो ये इक्वेशन है। फिर हम दूसरे जगह में जा रहे हैं, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट है। अगर स्मॉल n क्या है, एक्चुअल पैरामैग्नेट में हो रहा है कुछ पार्टिकल, कुछ मॉलिक्यूल ओरिएंट हो रहा है जिस साइड में एक्सटर्नल फील्ड काम कर रहा है, और कुछ है उसका ऑपोजिट में। तो अगर फील्ड के दिशा में जो लोग जा रहा है उसका नंबर ज्यादा होगा, फील्ड के जहां फील्ड जा रहा है उसके स्टेट में अगर नंबर ज्यादा होगा, या ऑपोजिट ऑफ द फील्ड में अगर नंबर ज्यादा होगा, तो दोनों में तो किसका नंबर ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि किस साइड में टोटल फील्ड रहेगा। तो टेम्परेचर को देखो, चेंज ऑफ एंट्रोपी बाय चेंज ऑफ एनर्जी, ये होता है टेम्परेचर।
इसको घुमा के लिखेंगे तो होगा चेंज ऑफ एंट्रोपी मतलब चेंज ऑफ एनर्जी बाय टेम्परेचर, dQ by T, ये हम सबको पता है। अभी यहाँ पे देखो 1/T इक्वल्स टू kV म्यू B ln E, इस इक्वेशन में एक चीज आ रहा है, इस इक्वेशन में स्मॉल a अगर ग्रेटर देन कैपिटल N/2 हो जाता है तो टेम्परेचर कैपिटल T ग्रेटर देन 0 है, दैट इज जनरल केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फील्ड के दिशा में अगर पार्टिकल को ज्यादातर पार्टिकल ओरिएंट हो जाता है फील्ड के दिशा में, तो पैरामैग्नेट में यही होता है। पैरामैग्नेट में एक पैरामैग्नेट मटेरियल में अगर बाहर से कोई तुम डाल दोगे कोई फील्ड तो ज्यादातर मॉलिक्यूल फील्ड के दिशा में ओरिएंट हो जाएगा, वो भी नेचुरल केस है, वो टेम्परेचर T वो भी नेचुरल। बट प्रॉब्लम ये होगा ना जब बाहर से हम फील्ड दे रहे हैं पर एक स्पेशल कंडीशन में टोटल जितना भी मॉलिक्यूल है ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। इफ ऑल द डाइपोल्स ओरिएंट अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड और all नहीं maximum number of particles if oriented against the field then small n less than n/2, but इस टाइम क्या हो जाता है T less than 0, this is negative temperature। तो अगर जिस दिशा में तुम फील्ड को दे रहे हो पैरामैग्नेटिक में एक स्पेशल कंडीशन जो लैब सेटअप वाला कंडीशन में तुम ये कर दोगे कि ज्यादातर डाइपोल ऑपोजिट ऑफ द फील्ड ओरिएंट हो जाएगा तो टेम्परेचर हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जितना बढ़ाते हैं हम लोग क्या होगा उतना ज्यादा गर्मी लगेगा ना। यस सर, यस सर। तो नेगेटिव टेम्परेचर मतलब हम लोग सोचेंगे कि अगर उसको ठंडा हो जाएगा क्या, पर नहीं, टेम्परेचर 0 से इंक्रीज करते हुए when the temperature reach infinity, after that a new types of temperature concept was introduced and that is negative। 0 to infinity पॉजिटिव टेम्परेचर 0 से ज्यादा होते होते कहां पहुंच जाएगा? अभी ज्वाइन कर रहे हैं कौन, उनको पता नहीं था कि क्लास 10 बजे हो गया था। थोड़ा तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करो। तो दूसरा है कि 0 से इंक्रीज करते करते वो पहुंच जाएगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी से भी ज्यादा होगा तब होगा नेगेटिव टेम्परेचर। एंड सो नेगेटिव टेम्परेचर इज हॉटर देन पॉजिटिव टेम्परेचर। नेगेटिव टेम्परेचर इज हॉटर देन पॉजिटिव टेम्परेचर। प्रैक्टिकली अभी भी अनरीचेबल है, ठीक है। एग्जिस्टेंस नहीं है सर इसका, नेगेटिव टेम्परेचर का एग्जिस्टेंस नहीं है, पर नेगेटिव टेम्परेचर का एग्जिस्टेंस हो भी होता है क्योंकि इंफिनिटी का तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना। अगर हम ये पकड़ लेते हैं कि 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड इंफिनिटी टेम्परेचर तो 11,000 तो हो जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर। एक्चुअल हम लोग यही प्रैक्टिकल बेस, मतलब देखो प्रैक्टिकल में भी दो है, एक मार्केट अवेलेबल एक लैब बेस्ड। तो लैब बेस्ड में यही किया गया है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में जाके पैरामैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है दिशा होता है अलोंग द फील्ड। तो अगर हम टेम्परेचर इनफाइनाइट इज नथिंग बट ए हाई अमाउंट, वी डिनोट इनफाइनाइट बाय ए हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो उस हाई वैल्यू से भी ज्यादा हम लोग के पास हाई वैल्यू कितना था, सन का कोर का टेम्परेचर हाई वैल्यू था और चाइना में एक एक्सपेरिमेंट हो गया उसके 4 गुना ज्यादा टेम्परेचर आ गया। तो अगर सन का टेम्परेचर को हम लोग इनफाइनाइट लेंगे तो वो नेगेटिव टेम्परेचर हो जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर एक्चुअली हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर में नहीं जाएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं लैब में जो एक्सपेरिमेंट चलता है कि अगर पैरामैग्नेटिक का ओरिएंटेशन ज्यादा कर देंगे n/2 पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड अलोंग फील्ड नहीं करके उसका ऑपोजिट में अगर हम लोग कर देंगे दैट
कैलकुलेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अभी तक आया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ग्रुप में अभी डाल रहे हैं, तुम लोग घर में देखना, और नेक्स्ट डे इसके बारे में हम लोग यहाँ एमसीक्यू भी है, ठीक है। इस एमसीक्यू का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही, ओके। थैंक यू सर। हाँ, हम ग्रुप में डाल देते हैं इसको। ओके ओके सर, थैंक यू।